हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 जो है वो 11 फरवरी से शुरू हो रहा है और 18 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम है। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में आप सभी को हिंदी का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र पूरा बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। जैसे बार बार आने वाला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को देखना है। और इस बार आप सभी को 99 का टारगेट लेना है, 99% का टारगेट लेना है। ज़्यादा मेहनत कीजिए, समय है अभी आपके पास लगभग एक महीना में फाड़ के पढ़िए, एग्जाम फाड़ के लिखिए, नंबर भी फाड़ के आएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25 सॉल्व करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने याद कर लिया मॉडल प्रश्न पत्र। अगर याद नहीं किया है तो फटाफट सभी मॉडल प्रश्न को याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का फाइनल एग्जाम में। देखिए, खंड क अपठित बोध, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ हैं। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभ का उल्लेख किया गया है। पहला ऑप्शन देखिए, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। दूसरा ऑप्शन है केवल व्यायाम और खान पान। तीसरा ऑप्शन है तनाव और सकारात्मक सोच। चौथा ऑप्शन है शारीरिक और मानसिक आराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकंड नंबर देखिए, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है सामाजिक जीवन से, दूसरा दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, तीसरा धन संपत्ति से और चौथा भाग दौड़ भरी जिंदगी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। पहला देखिए, अधिक काम करना, दूसरा सकारात्मक सोच रखना, तीसरा पर्याप्त खाना खाना और चौथा देर रात तक जगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सकारात्मक सोच रखना। सकारात्मक सोच रखना तनाव से दूर रखता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 4 नंबर, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। पहला शांति और सुकून, दूसरा दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, तीसरा बेहतर उत्पादकता और चौथा अधिक ऊर्जा प्राप्त होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा। दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, हम लोग यहाँ पर एक कविता है, उसको पढ़ते हैं। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा।
अधीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो, उसके सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत स्पंदन। चलिए अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? नारी के बिना क्या अधूरी है? समाज, सृष्टि, शिक्षा या राजनीति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सृष्टि ही अधूरी है, संसार ही अधूरा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? पहला ऑप्शन देखिए संघर्ष और क्रोध, दूसरा ऑप्शन है समर्पण, साहस और धैर्य, तीसरा ऑप्शन है शक्ति और सत्ता, चौथा ऑप्शन है सुंदरता और कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समर्पण, साहस और धैर्य। समर्पण, साहस और धैर्य। इस प्रकार से भी आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अनसीन पैसेज यानी कि पैसेज दिया हुआ रहेगा कहानी जैसे, उसके बाद सेकेंड रहेगा कविता से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? पहला क्रोध और लालच, दूसरा देखिए स्नेह, करुणा और सृजन, दूसरा ऑप्शन है स्नेह, करुणा और सृजन, तीसरा ऑप्शन है धन और वैभव, चौथा ऑप्शन है कठोरता और अनुशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्नेह, करुणा और सृजन। स्नेह, करुणा और सृजन से संबोधित किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर देखिए। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है? पहला देखिए उन्हें दबाने का, दूसरा उन्हें उड़ान देने का, तीसरा उन्हें नज़रअंदाज करने का, चौथा उन्हें सीमित रखने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उन्हें उड़ान देने का। नारी के सपनों को भी उड़ान देना है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला खंड ख, व्याकरण से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 9 नंबर देखिए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। सकर्मक क्रिया का उदाहरण फटाफट बताइए क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चा रो रहा है, दूसरा मैं खाना खा रहा हूँ, तीसरा पक्षी उड़ रहा है और चौथा चंद्रमा चमक रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है कर्ता में, दूसरा क्रिया में, तीसरा कर्म की आवश्यकता और चौथा वाक्य की संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कर्म की आवश्यकता। सकर्मक कर्म होता है, अकर्मक कर्म नहीं होता है। सकर्मक कर्म होता है, अकर्मक कर्म नहीं होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 11 नंबर। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? एक कर्ता, एक कर्म, एक वाक्य, एक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक कर्म होता है। जिसे मैंने बताया सकर्मक में कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए बच्चा दौड़ रहा है, दूसरा हरे भरे पेड़, तीसरा बड़ी मिठाई, चौथा नदी का किनारा। तो इसका सही आंसर देखिए दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर की ओर। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पहला ऑप्शन है पत्रिका, दूसरा पत्ता, तीसरा चिट्ठी, चौथा पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पुस्तक। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, पुस्तक। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है चेहरा, दूसरा ऑप्शन है द्वार, तीसरा ऑप्शन है सिर, चौथा ऑप्शन है कंठ। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मुख यानी कि चेहरा। मुख यानी कि चेहरा। फिर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? पहला ऑप्शन है जो समय, स्थान, काल आदि में परिवर्तन करता है, दूसरा ऑप्शन है जो वाक्य में कार्य करता है, और तीसरा ऑप्शन है जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, और चौथा जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, इसको हम लोग अव्यय कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर की ओर। वह जल्दी आया, वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? पहला ऑप्शन है कालवाचक अव्यय, दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा स्थानवाचक अव्यय और चौथा संबंधवाचक अव्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रिया विशेषण अव्यय।
क्रिया विशेषण अव्यय, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का 18 फरवरी को। देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तत्पुरुष समास। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर, बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? पहला ऑप्शन है दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया शब्द बनता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है। तीसरा देखिए, पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है, विशेषण करता है। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा विशेष वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संयुक्त वाक्य। यहाँ पर संयुक्त देखिए और है तो संयुक्त वाक्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 20 नंबर, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य बताना है? देखिए पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा व्याख्यात्मक वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर 21 नंबर। देखिए उससे पहले यहाँ पर खंड ग देखिए, पाठ्य पुस्तक से आपका चैप्टर, आपका जो किताब है वहाँ से छोटा सा यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़कर नीचे प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। चलिए, नेताजी का चश्मा चैप्टर से है। देखिए 21 नंबर, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? पहला ऑप्शन है कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा, दूसरा ऑप्शन है चश्मे की कमी, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, और चौथा अपने जीवन के फैसलों के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था, दूसरा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी नहीं थी, तीसरा चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था, और चौथा लेखक ने चश्मे बनाने की योजना बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखिए, बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि दूसरी शादी कर देना। कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है, पर इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर
पोतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, भगत का निर्णय क्या था। पहला ऑप्शन है पतोहू को घर में ही रखने का, दूसरा पतोहू की दूसरी शादी करने का, तीसरा पतोहू को घर से बाहर निकालने का, चौथा पतोहू को छोड़ देने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पतोहू की दूसरी शादी कराने का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। पहला ऑप्शन है मैं घर से नहीं जाऊंगी, दूसरा मैं दूसरी शादी करूंगी, तीसरा मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, और चौथा मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक पद्यांश से कविता है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार मही देवन दिन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितिहि जनी सोच सब करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। देखिए 25 नंबर, गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है गंधक, दूसरा अभ्रक, तीसरा बच्चा, चौथा शत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, महिप कुमार किसे कहा गया है। महिप कुमार किसे कहा गया है, पहला महादेव शिव को, दूसरा राम को, तीसरा लक्ष्मण को, चौथा परशुराम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लक्ष्मण को। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, विपुल बार मही देवन दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है। पहला ऑप्शन है महादेव शिव का, दूसरा महात्मा गांधी का, तीसरा कोई युद्ध देवता, और चौथा कोई राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महादेव शिव। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर, परशु बिलोकु महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला एक के युद्ध अस्त्र, दूसरा किसी शक्तिशाली देवता का नाम, तीसरा राजा की तलवार, और चौथा किसी खास प्रकार का धनुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक युद्ध अस्त्र। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 29 नंबर, गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जितेन गर्ग की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा दलाई लामा, तीसरा महात्मा बुद्ध, और चौथा महावीर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस प्रकार 30 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जितना भी MCQ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूरा रट लेना है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव 31 नंबर से स्टार्ट होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। क नंबर देखिए, कमल के पत्तों से, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। फिर देखिए दूसरा, जल में पड़ी तेल की बूंद से, जो जल में घुलती मिलती नहीं। उद्धव भी इसके समान है, वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। उत्साह कविता में
जो कवि है बादल को गरज कर बरसने के लिए कहता है, क्यों? तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। कवि का मानना है कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए कोमलता नहीं, कठोरता की आवश्यकता होती है, इसलिए कवि बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने का आह्वान कर रहे हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न 2-2 नंबरी है। अब देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके गंभीर मन में जान आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, 34 नंबर, गिरिजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। गिरिजा कुमार माथुर अथवा यशपाल के 2 रचना का नाम लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर की 2 रचनाएं, पहला मंजीर और दूसरा नाश, नाश और निर्माण, नाश और निर्माण। फिर देखिए यशपाल की 2 रचनाएं, पहला है पिंजरे की उड़ान और दूसरा है राह बेती। इसको आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 35 नंबर, नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। नेताजी की मूर्ति कस्बे के ही हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा बनवाई गई थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति कस्बे के ही हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा बनवाई गई थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी? बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, बाल गोविंद भगत कबीरपंथियों के समान एक कनपट्टी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत कबीरपंथियों के समान एक कनपट्टी टोपी पहनते थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 37 नंबर, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पर, लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि लेखक का अनुमान था कि 2nd क्लास का डिब्बा खाली होगा, जिसे वे भीड़ से बचकर नई कहानी के विषय में एकांत में चिंतन करने के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों की शोभा भी निहार सकेंगे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन है, परिमल क्या है? बताइए परिमल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, परिमल एक साहित्यिक संस्था है। इसकी शुरुआत इलाहाबाद से हुई। आरंभ में इलाहाबाद के साहित्यिक मित्र इसके सदस्य थे। वे आपस में हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पर साहित्यिक गोष्ठियां किया करते थे। धीरे धीरे वे गोष्ठियां अखिल भारतीय स्तर की होती चली गई। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 39 नंबर स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न से। 3 नंबरी प्रश्न, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सभी प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये तो एग्जाम नहीं है, तो आप लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कोई 6 प्रश्न ही सोल्व करना है। देखिए 39 नंबर,
मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की गई है? मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात कही गई है? तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें, परंतु गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना? तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसा स्वार्थी लालच यहाँ पर लालच होना चाहिए, ठीक है, स्वार्थी लालच और झगड़ालू ना बने, परंतु साथ ही वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा न उठाएं, उस पर अत्याचार ना करें। इसीलिए वह कहती है कि उसकी लड़की तो बने किंतु लड़की जैसा दिखाई ना दे। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। वे सहायक कलाकार स्वयं को महत्व न देकर मुख्य कलाकार और मुख्य व्यक्ति के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जल्दी बताइए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए, तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखिए 42 नंबर का आंसर, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा आंसर है, बहुत इजी है, पूरा याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 43 नंबर, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बताइए, भगत की बहुरिया, भगत की बहू भगत को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। देखिए उत्तर, भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है। वे बूढ़े हैं और भक्त हैं। उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए वह सेवा भाव से उसके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी।
यहाँ पर देखिए दवा दारू का तात्पर्य है दवाई से, ठीक है, दारू से नहीं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, दवा दारू लिखा जाता है दवाई के लिए, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 44 नंबर, बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता है? बताइए, बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा क्यों कहते हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, बिस्मिल्लाह खान को हीरा कहा गया है क्योंकि भारत में कई शहनाई वादक हुए थे, उनमें से बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे ऊपर है। उनकी जैसा, ठीक है, यहाँ पर उनके लगाइएगा, उनकी को उनके जैसा, उनके जैसा यहाँ पर लिख लीजिएगा, उनके जैसा सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी? बताइए, जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी? तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक की बात की जाए तो पाठ में जॉर्ज पंचम की नाक काटने वाली किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, लेकिन पाठ के घटनाक्रम से आभास होता है कि किसी भारतीय देशभक्त व्यक्ति ने जॉर्ज पंचम की नाक काटी थी। अब देखिए क्यों काटी थी। जॉर्ज पंचम एक विदेशी अंग्रेज था, उसने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए थे। किसी भारतीय देशभक्त ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए जॉर्ज पंचम का नाक काटी होगी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जॉर्ज पंचम का नाक क्यों काटा गया था? अत्याचार का बदला लेने के लिए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? बताइए, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं? तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले, बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। खंड घ, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर जितना भी प्रश्न है वो 5 नंबरी प्रश्न है और यहाँ पर किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए 47 नंबर, अपने मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखें। तो चलिए हम लोग एक पत्र लिखते हैं नगर निगम को और बोलते हैं कि मोहल्ले की साफ सफाई करना जरूरी है, आप जल्दी से साफ सफाई शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम रांची। यहाँ पर आप अपना जिला का नाम लिख सकते हैं। विषय मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र। महाशय, सविनय निवेदन है कि मोराबादी की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है। आप में से कितने लोग मोराबादी से हैं नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर देखिए, अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने और कीटनाशक दवाई के छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। और यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है और अपना एड्रेस दे देना है, दिनांक जिस दिन आप परीक्षा लिखिएगा उस दिन का डेट लगा दीजिएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आने का पूरा चांस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से
50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है, एक ऐड तैयार करना है साबुन बेचने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आप अपने से भी इसको बना सकते हैं, अदरवाइज मैंने एक आप लोगों के लिए बनाया है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। देखिए, हर्बल साबुन, हर्बल साबुन सौंदर्य का राज, विशेषताएं हैं खुशबूदार नहाने का साबुन, त्वचा के लिए कोमल, 99% कीटाणुओं से सुरक्षा, 3 साबुन में 1 फ्री, 3 जोड़ 1 बराबर 4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और थोड़ा सा डिजाइन बना दीजिएगा, हर्बल साबुन वगैरह, थोड़ा सा फूल वगैरह बना दीजिएगा। और बाउंड्री करना बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर है, माता का आंचल में लेखक ने अपने बचपन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। लेखक ने बताया है कि किस प्रकार छुटपन में उसे अपने पिता और माता का अपार स्नेह मिला। पिता ने भरपूर स्नेह दिया, वे आरंभ से अनज मित्र की भांति रहे। माँ ने उस पर असीम ममता लुटाई, यहाँ पर लुटाई होगा, ठीक है, लुटाई लुटाई लुटाई, थोड़ा सा स्पेलिंग टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, देख लीजिएगा, लुटाई। उसने बचपन के सगी संबंधियों या संगी साथियों, उसने बचपन के संगी साथियों के साथ मनचाही शरारतें की, अटखेलियाँ की, मनोविनोद किया। वे नंग धड़ंग होकर खेले कूदे और मस्ती से भरपूर जीवन जिए। उनके लिए हर काम मानो एक क्रीड़ा थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर स्पेलिंग आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखना है कि गाइड का क्या क्या गुण होता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था, ड्राइवर भी था और गाइड भी था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी। वह क्षेत्र से सुपरिचित था। उसमें प्रायः गाइड होने के वे सभी गुण थे जो एक कुशल गाइड में होते हैं। देखिए, एक कुशल गाइड के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, एक कुशल गाइड को अपने स्थान की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे वहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, मौसम तथा वहाँ के लोगों के जीवन की भी। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। फिर देखिए दूसरा, वह गाइड होने के साथ साथ वह ड्राइवर भी था। उसे कब कहाँ जाना है इसके लिए उसे कुछ सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर देखिए तीसरा, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी मज़ेदार बातों से लेखिका को प्रभावित करता था, जैसे मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको गोल गोल घुमाने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देखिए चौथा, एक कुशल गाइड को उस क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी होनी चाहिए और उसे संवेदनशील भी होना चाहिए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर निबंध लिखना है। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर
150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला देखिए विज्ञान अभिशाप या वरदान, उसके बाद झारखंड की प्राकृतिक सुषमा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, दोनों में से दोनों याद कर लीजिएगा, एक नहीं। लिखना तो एक है एग्जाम में, लेकिन फिलहाल दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग आपका व्याकरण बुक में आराम से मिल जाएगा, या गूगल से आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। निबंध 150 शब्द। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट 52 नंबर। देखिए किसी एक का भाव स्पष्ट करें। क और ख, किसी दोनों में से एक का भाव स्पष्ट करना है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एक बार। बीसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो चलिए इसका हम लोग भाव स्पष्ट करते हैं। देखिए इसका भाव स्पष्ट आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। भावार्थ, भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस पूरे संसार का एकमात्र योद्धा हूँ, किंतु आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देख ऐसा लगता है कि न जाने आप ऐसा कौन सा पहाड़ अपनी एक फूंक से ही उड़ाने जा रहे हैं। अर्थात जैसे कि एक ही फूंक में आप एक पहाड़ को नहीं हिला सकते, उसी प्रकार आप मुझे एक बच्चा ना समझे। मैं बच्चों की तरह आपके फरसे से डरने वालों में से नहीं हूँ। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ख नंबर है। यश है या ना वैभव, मान है ना सरमाया, जितनी ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो चलिए इसका हम लोग भाव स्पष्ट करते हैं। दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में दोनों में से एक का ही आंसर देना है आपको, एक का ही भाव लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर व्याख्या। कवि कहता है कि हे मेरे मन, जीवन में आने वाले दुख के समय छाया रूपी सुख को मत छूना, क्योंकि इससे दुख कम नहीं होता बल्कि वह 2 गुना बढ़ जाता है। मेरे जीवन में ना तो शान शौकत है और ना ही धन दौलत, मेरे पास न तो मान सम्मान है और ना ही किसी प्रकार की पूंजी। श्रेष्ठता और प्रभुत्ता की प्राप्ति की इच्छा तो केवल धोखे के पीछे भागना है, जो नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा है। हर सुख के पीछे दुख छिपा रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे चांदनी रात के पीछे अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है। हे मेरे मन, जो अति मुश्किल सच्चाई है, वास्तविकता है, तो उसकी पूजा कर, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को मॉडल क्वेश्चन 2024-25 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का पूरा बता दिया। आंसर पूरा का पूरा आपको रट लेना है, और इसी प्रकार से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जाकर जरूर देखिएगा और अपना तैयारी को जबरदस्त रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।